हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की कवर कर रहे हैं और शुरू किया है क्लास 6 की एनसीईआरटी से, जिसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि न्यू एनसीईआरटी जब शुरू हो रही थी, चैप्टर जब भी शुरू हो रहा था, तो वो ऊपर कुछ लाइन्स दे रहे थे। जैसे यहाँ पर इन्होंने अथर्ववेद से लाइन दी हुई है, लिखा है फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, may the earth with many heights, slopes and great plains, bearing plants endowed with varied flowers, spread out for us and show us her riches. अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। ये अथर्ववेद की लाइन दी हुई है कि अगर ह्यूमन बींग्स ना होते अर्थ पर तो अर्थ कैसा होता। ठीक, अर्थ क्या है? हमारी माँ है और हम उसके बच्चे हैं। ये लाइन दी गई है। नीचे एक ब्यूटीफुल पिक्चर दी जाती है, जिसे यहाँ पर इन्होंने एक ब्यूटीफुल पिक्चर दी हुई है। इस अर्थ में माउंटेन्स हैं, रिवर हैं एंड बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, हर चैप्टर में दिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने क्वेश्चंस पहले दिए हुए हैं। जैसे यहाँ ये पूछ रहे हैं कि क्या है मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स अर्थ पर और उसका सिग्निफिकेंस क्या है लाइफ एंड कल्चर के लिए। ठीक, फिर चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, उसका सिग्निफिकेंस, लैंड लाइफ एंड कल्चर में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और जो भी लैंड फॉर्म्स है उससे हमारे लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं ये कि ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। ह्यूमंस जो है वो लैंड पर रहते हैं। लैंड, जैसा कि हमने नोटिस किया कि बहुत सारे फॉर्म्स एंड फीचर्स हैं लैंड में। इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हर रीजन में अलग टाइप के हमको लैंड फॉर्म्स हर टाइप के फीचर्स वगैरह दिखते हैं। जैसे कि हम ट्रैवल करें बाई रोड, कहाँ से छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेके फिर हम जाए प्रयागराज यूपी का और फिर हम जाए उत्तराखंड, तो हमें अपने जो हम इस जर्नी में हम देखेंगे कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लैंड फॉर्म्स को मतलब यहाँ पे 3 लैंड फॉर्म्स को हम एनकाउंटर करेंगे। कौन कौन से हैं वो लैंड फॉर्म्स? तो लैंड फॉर्म्स हम मेजर 3 लैंड फॉर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे। प्लेट्यू, जैसे हमने झारखंड में देखा, हम प्लेट्यू से जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम आएंगे तो हम प्लेन्स को कवर करेंगे, और उत्तराखंड में जब हम जाएंगे तो हम हिमालयाज़ को मतलब माउंटेन्स को कवर करेंगे। तो वही 3 लैंड फॉर्म्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है लैंड फॉर्म की। तो लैंड फॉर्म क्या होता है? फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। हमारे प्लैनेट अर्थ पे जो फिजिकल फीचर है उसे हम लैंड फॉर्म कहते हैं। जो फिजिकली अवेलेबल है ना, फिजिकल फीचर जो दिख रहा है हमको हमारे प्लैनेट अर्थ पर, उसे हम लैंड फॉर्म कह रहे हैं। लैंड फॉर्म टेक्स शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। लैंड फॉर्म्स को अपना शेप लेने में बहुत साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और इसका सिग्निफिकेंट कनेक्शन है किसके साथ में? एनवायरनमेंट के साथ में, लाइफ के साथ में। ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारे लैंड फॉर्म। कौन कौन से? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। और भी होते हैं, लेकिन ब्रॉडली 3 तरीके से डिवाइडेड है हमारे लैंड फॉर्म्स। दीज लैंड फॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड आर होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है इस लैंड फॉर्म में, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना रहेगी यहाँ पे। ह्यूमंस हैव अडॉप्टेड टू ऑल लैंड फॉर्म्स, बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो लोग रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म में, वो डिफरेंट तरीके के, बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म में रहते हैं। ये चीज़ यहाँ कह रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने माउंटेन वाले लैंड फॉर्म पे। तो माउंटेन क्या है? माउंटेन्स आर लैंड फॉर्म दैट आर मच हायर दैन द सराउंडिंग लैंडस्केप। सराउंडिंग लैंडस्केप से जो बहुत ऊंचा हमें दिखेगा लैंड फॉर्म, वो क्या कहलाएगा? वो माउंटेन कहलाएगा। इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? ब्रॉड बेस होगा इसका, स्टीप स्लोप होंगे एंड नैरो समिट होगी। ठीक, जैसे ब्रॉड बेस हुआ, स्टीप स्लोप हुआ और नैरो समिट, इस टाइप का जो हमें कुछ लैंड फॉर्म दिखेगा उसे हम क्या कहेंगे? माउंटेन्स कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, माउंटेन्स जो होते हैं वो स्नो में कवर्ड होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इनकी हाइट्स पर डिपेंड करेगा कि माउंटेन्स जो है वो स्नो से कवर्ड होंगे। लो अल्टीट्यूड में देखें तो स्नो जो होगी वो समर में मेल्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वो वाटर जो है वो रिवर को फीड करेगी, रिवर में पानी पहुंचाएगी। ठीक, हायर अल्टीट्यूड्स में देखें तो स्नो जो है वो मेल्ट नहीं होगी और परमानेंटली वहाँ पर वो
रहेगी, वो जो माउंटेन्स है वो परमानेंटली स्नो कैप्ड रहेंगे, ठीक है। फिर अदर हाईलैंड्स देखें जो कि हमें माउंटेन से कम हाइट पे दिखते हैं, थोड़ी लेस स्टीप स्लोप होती है उनकी, और उनका टॉप जो होगा वो राउंडेड होगा। यहाँ इनकी जगह बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत ही ज़्यादा नैरो समिट नहीं होगी, थोड़ा राउंडेड ऑब्जेक्ट राउंडेड होगा। वो क्या कहलाएगा, वो हमारे हिल्स कहलाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे जो है ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। यहाँ पे हमें वाइट कलर का जो दिख रहा है वो स्नो यहाँ पर है, ये स्नो कैप्ड है। ये भी हमारे माउंटेन्स ही है, लेकिन यहाँ से जो वाटर है आई थिंक वो मेल्ट हो चुका है इन समर। ये वाला ये देखें तो ये हम कह सकते हैं ये हिल है, क्योंकि इसका जो स्लोप है ये थोड़ा स्टीप भी कम है, और इसका जो समिट है वो थोड़ा राउंडेड भी है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हिल है, ठीक है। देखें आगे हम आगे क्या कह रहे हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हिल्स क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हैं वर्ल्ड के माउंटेन्स की। जैसे इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आगे भी लिखा हुआ है कि ये है क्या। जैसे हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट, कहाँ पड़ता है, हिमालयाज में पड़ता है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं पढ़ के बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। माउंट एवरेस्ट हिमालयाज में पड़ता है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है, ठीक। माउंट अकांकागुआ देखें, माउंट अकांकागुआ अर्जेंटीना में पड़ता है। अर्जेंटीना एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, वहाँ पे पड़ता है, और ये है हाईएस्ट पीक इन अमेरिकाज। और जो माउंट अकांकागुआ है ये एंडीज माउंटेन्स में पड़ता है, जो एंडीज है ना, तो एंडीज उनमें पड़ता है। जैसे ये माउंट एवरेस्ट हिमालयाज में पड़ता है, वैसे माउंट अकांकागुआ एंडीज में पड़ता है, और ये अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। वैसे ही माउंट किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है, अफ्रीका की एक कंट्री है तंजानिया, वहाँ पे पड़ता है, और ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। लेकिन माउंट किलिमंजारो जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। जैसे ये हिमालयाज का पार्ट है, ये हमारा एंडीज का पार्ट है, वैसे किलिमंजारो किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। माउंट ब्लैंक की बात करें तो माउंट ब्लैंक जो है वो एल्प्स का पार्ट है, और ये जो है ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, ठीक। वैसे ही कंचनजंगा देखें तो हिमालयाज का ही पार्ट है, और ये इंडिया के सिक्किम में पड़ता है, और ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ आता है कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक हमने देखी, थर्ड हाईएस्ट पीक देखी, सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो केटू है। इसको गैडवन ऑस्टिन भी बोलते हैं, केटू है जो कि इंडिया में ही पड़ता है। और एक और चीज़, कंचनजंगा को हम इंडिया के हाईएस्ट पीक कहते हैं, केटू को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि केटू ना पीओके वाले रीजन में पड़ता है, इसलिए हम केटू को ना कह के कंचनजंगा को कहते हैं। लेकिन वैसे फॉर्मली देखें तो हमारा केटू ही हाईएस्ट पीक इन इंडिया होगी, ठीक। अनामुडी की बात करें तो अनामुडी जो है वो केरला में पड़ता है, केरला साउथ इंडिया का एक कंट्री है। तो ये जो अनामुडी है ना, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ये सारे माउंटेन्स यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स दिए थे, तो मैंने इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। जैसे हमने कहा हिमालयाज एशिया में, एल्प्स हो गया यूरोप में, एंडीज हो गया साउथ अमेरिका में, है ना। तो माउंटेन रेंजेस में ये जो माउंटेन्स है ना, मोस्ट ऑफ माउंटेन्स ये सारे ग्रुप्ड होते हैं, ठीक। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक की इनका स्ट्रेच होता है। यहाँ पे इन्होंने जो माउंटेन्स ऊपर दिए थे ना, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासीफाई किया। जैसे हम ये देखें तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया, ये वाइट वाला हम देखें यहाँ पे, ये वाइट वाला क्या था, ये था, है ना, ये कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा हमें दिख गया। ये वाला देखिए, ये कौन सा माउंटेन था, तो यहाँ हम पहचाने ये कौन सा माउंटेन है, ये आई थिंक दिस वन है ना, अकांकागुआ, या ये अकांकागुआ है हमारा। ऐसे करके इन्होंने ये सारे जो माउंटेन्स ऊपर पिक्चर दिए थे उन्होंने यहाँ पे उन्होंने हाइट वाइज क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक। देखते हैं यहाँ पे 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो 3.3 है वो ब्रिंग देम टुगेदर इन अ विजुअल इंप्रेशन ऑफ रिलेटिव हाइट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे माउंट एवरेस्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ रहा है, ये तिब्बत और नेपाल के बीच में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा देखिए, नेपाल और इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम के बीच में पड़ता है, जैसे हमने भी देखा। ये दोनों हाईएस्ट पीक्स किसकी है, हिमालयन रेंजेस की। माउंट अकांकागुआ देखिए साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये हाईएस्ट पीक है एंडीज का। माउंट किलिमंजारो जो ईस्टर्न अफ्रीका हमने देखा अभी तंजानिया में पड़ता है, ये एक आइसोलेटेड माउंटेन है, मतलब ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक। माउंट ब्लैंक की बात करें तो माउंट ब्लैंक यूरोप में पड़ता है, वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है, हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स का, यूरोप का भी हाईएस्ट माउंटेन ही कहते हैं इसको, ठीक। अनामुडी जो केरला में पड़ता है, इसको अनाई पीक भी कहते हैं, और ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ठीक। तो ये चीज़ हमने देखी, जो हमने माउंटेन्स ऊपर पढ़े वो हैं क्या, वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक। माउंटेन्स जो होते हैं वो विद टॉल एंड शार्प पीक, हिमालय जैसे है हमारा, वो हम कहेंगे कि ये रिलेटिवली यंग माउंटेन्स है, मतलब ये रिसेंट
अर्थ की हिस्ट्री में रिसेंटली फॉर्म हुए हैं, लेकिन तब भी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये फॉर्म हुए हैं। लेकिन ये टॉल एंड शार्प जो पीक हमें दिखेंगी उनको हम कहेंगे कि ये यंग माउंटेन्स है। तो अगर शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स दिखते हैं, जैसे हमारी अरावली हो गई, वो हमें वो कौन से माउंटेन्स है, तो वो थोड़ा ओल्डर है, मतलब जो हिमालयाज है उससे ओल्डर है, और उनकी जो ये राउंडेड पीक हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो इरोजन की वजह से हुई है। ठीक, समटाइम्स एज विद द हिमालय अपलिफ्टमेंट एज वेल एज द इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। तो यहाँ कह रहे हैं कि हिमालयाज में आज भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है और इरोजन भी हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग साइंस वाली बुक में पढ़ेंगे। ठीक, माउंटेन इन्वायरमेंट की बात करें तो माउंटेन का जो स्लोप होता है ना, वहाँ पे एक टाइप का फॉरेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि ये माउंटेन फॉरेस्ट है। ठीक, जो माउंटेन के स्लोप पे हमें स्लोप स्लोप मतलब दिस वाले एरिया पे, इस एरिया पे जो हमें फॉरेस्ट दिखता है उसको हम कहते हैं कि ये माउंटेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे कॉनिफर ट्रीज मिलते हैं, जैसे पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्राउट हो गया, देवदार हो गया, ये सारे मिलते हैं। ये जो कॉनिफर ट्रीज होते हैं ना, ये बहुत ही लंबे होते हैं और कोन शेप्ड के ट्रीज होते हैं। कुछ इस टाइप के ये ट्रीज हमको मिलते हैं ना, ऐसे ट्रीज देखे ना, वो इस टाइप के ट्रीज हमको ये दिखते हैं जिसमें थिन पॉइंटेड लीव्स होती हैं। ठीक, हायर अल्टीट्यूड में देखें तो हायर अल्टीट्यूड में हमको ग्रासेस मिलती है, मॉसेस मिलते हैं एंड लाइकेंस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने दो वर्सेस दिए हैं कालिदास की पोयम की, जो कि कालिदास जो कि 1500 साल पहले रह रहे थे, उनकी एक पोयम का एक पोयम के दो वर्सेस दिए हैं। ठीक, ऑफन कंसीडर टू बी द ग्रेटेस्ट पोएट, इनको ग्रेटेस्ट पोएट भी कहते हैं। इनकी पोयम थी कुमार संभवा, बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू द हिमालय। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इनके जो दो वर्सेस, जो पोयम की दो वर्सेस दिए हैं, ये कह रहे हैं कि इन द नॉर्थ राइजेस हिमालय, द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, like a living God who measures the earth and stretches from the western to the eastern oceans। हिमालयाज को बोला इन्होंने कि हिमालयाज क्या है, लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स है, लिविंग गॉड है। ये लिविंग गॉड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका आज भी अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन हो रहा है। ये पूरा अर्थ को मेजर करता है और स्ट्रेच करता है वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन। फ्रॉम इट द विंड कम्स डाउन कैरिंग स्प्रे from descending Ganga, shaking the deodar trees, opening the peacock's tail feathers and cooling the mountain people after they hunt deer। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो winds है वो नीचे आती हैं, इनसे स्प्रे कैरी करती है डिसेंडिंग गंगा से यहाँ पे। उसके बाद ये देवदार ट्रीज को शेक करती है, हवाएं चलेंगी तो शेक होगी, पिकॉक टेल फेदर्स जो है वो खुल जाते हैं, एंड यहाँ पे जो माउंटेन पीपल हैं उनको कूल फील होती है जब वो डियर को हंट करते हैं तब। ऐसे ये वर्स दी हुई थी किसमें, कालिदास की पोएम में। उन्होंने हिमालय मतलब माउंटेन हिमालयाज को पहले बताया, कैरेक्टराइज किया, उसके बाद वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ का जो भी फीचर्स वगैरह था वो उन्होंने अपने पोएम के थ्रू क्लासीफाइंग पोएम्स के थ्रू बताया है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो ये जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये जो हमें एनिमल्स के और बर्ड्स के जो दिए हुए हैं फिगर, ये हमें दिखाते हैं कि ये माउंटेन एनिमल्स हैं जो माउंटेन में रहते हैं। ठीक है, माउंटेन में रहने वाले कुछ एनिमल्स के दिए हुए हैं, जैसे कि हम नाम देखें इनका, तो ये है हमारा हिमालयन तहत, है ना। फिर ये पेरेग्रीन फैल्कॉन हो गया, ये हमारा कैनेडियन आइनेक्स हो गया, गोल्डन ईगल है, माउंटेन हेयर है, याक है, आइबेक्स है, ग्रे फॉक्स है ना, लेपर्ड है, ब्लैक डियर है। ये सारे माउंटेन में रहने वाले एनिमल्स हैं। ठीक, डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स, केव्स इन माउंटेन आर होम टू डाइवर्स फ्लोरा। फॉर इंस्टेंस जैसे गोल्डन ईगल या ये पेरेगियन फैल्कॉन, कैनेडियन आइनेक्स, ये सब कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, ग्रासलैंड्स में रहते हैं, केव्स में रहते हैं। ठीक है, हिमालयन तहर, माउंटेन हेयर या ग्रे फॉक्स, ये सारे। ठीक, गंगा की बात करें इन्होंने, गंगा जो है ये लार्जेस्ट रिवर है जो कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, हिमालय से। इंग्लिश में इसको गंगेज कहते हैं। 2500 किलोमीटर लॉन्ग चलती है। रिवर की निमरस ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। ट्रिब्यूटरीज मतलब दूसरी रिवर्स जो इसको ज्वाइन कर रही हैं। ठीक, जिसमें यमुना आती है, घाघरा आती है, ये भी हिमालय से ओरिजिनेट हुई है। और अदर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सोन है जो कि विंध्य रेंज से साउथ ऑफ गंगा प्लेन वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक, तो गंगा एक मेजर रिवर है जो हिमालय से ओरिजिनेट हुई है। ठीक, टेरेस फार्मिंग आगे हम देखते हैं कि लाइफ इन माउंटेन, तब हम ये टेरेस फार्मिंग की बात करेंगे। माउंटेन जो ट्रेन होता है वो रफ एंड रग होता है, रग्ड एंड रफ होता है ना। तो यहाँ पे मतलब रफ एंड रग्ड होता है माउंटेन का जो टेरेन है। टेरेन का मतलब उसका जो लैंड है ना वो रफ एंड रग्ड होगा। तो स्टीप
स्लोप होंगे तो वहाँ पे रेगुलर फार्मिंग नहीं हो सकती, है ना। फार्मिंग कहाँ पे करेंगे, उस स्लोप पे नहीं कर पाएंगे। नीचे जो वैली होगी ना, वैली क्या होती है, वैली मतलब एक माउंटेन इधर है, एक माउंटेन इधर है, इसके बीच का जो एरिया होता है इसको वैली कहते हैं। तो इस वैली में जहाँ पे हमें फ्लैट लैंड मिलेगा वहाँ पर हम कुछ थोड़ी बहुत फार्मिंग कर पाएंगे। ठीक, कल्टीवेशन कहाँ पे होगा, स्लोप्स पे अगर हम करेंगे तो स्टेप्स को कट करके करेंगे। इस स्टेप्स को, जैसे यहाँ पे इन्होंने स्लोप पे इन्होंने क्या किया है, स्टेप्स को कट कर दिया, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स कट कर दिए हैं। और इस फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, इस फार्मिंग को हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक, इन मेनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे हर्डिंग प्रेफर किया जाता है, एग्रीकल्चर नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स की हर्डिंग कर लेंगे, वो एग्रीकल्चर करने के लिए सुटेबल लैंड नहीं अवेलेबल है वहाँ पे। टूरिज्म अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। क्रिस्प माउंटेन एयर, सीनिक ब्यूटी, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे टूरिस्ट माउंटेन में जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट जैसे स्काइंग हो गया, हाइकिंग हो गया, माउंटेनरिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, इन सारे स्पोर्ट्स के लिए वो माउंटेन में जाते हैं। मेनी सेंचुरीज लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं पिलग्रिमेज के लिए, है ना, होली साइट्स को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर्स, बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे तो माउंटेन का जो इन्वायरमेंट है ना बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो फिर डिस्टर्ब होगा। तो इसको बैलेंस, राइट बैलेंस फाइंड आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ राइट बैलेंस, कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो जाए और कंजर्वेशन भी हो जाए उसका, वो इम्पॉर्टेंट है और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। यहाँ पे कुछ लोगों की बात की, जैसे बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी, इन्होंने माउंटेन को चढ़ना शुरू किया बहुत ही कम एज से, और इन्होंने विमेन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस को लीड भी किया। ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया मतलब उसकी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी ये कब, 1984 में। ठीक, इनको पद्मश्री भी दिया गया उसी साल, और पद्म भूषण दिया गया 2019 में इनको। वैसे ही दूसरी है अरुणिमा सिन्हा, जिनका कि 22 साल की, जब वो 22 साल की थी तो उनके एक एक्सीडेंट में उनका एक पैर लॉस हो गया था, लेकिन बछेंद्री पाल के एनकरेजमेंट और ट्रेनिंग से वो भी चढ़ती हैं माउंट एवरेस्ट 2013 में, और अदर कंट्रीज़ की एवरी कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक को भी क्लाइंब करने के लिए जाती हैं वो। जैसे कि यहाँ पे अंटार्कटिका की माउंट विल्सन, उसको भी इन्होंने यहाँ पे क्लाइंब किया, इनको पद्मश्री दिया गया 2015 में। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि माउंटेन्स को क्लाइंब किए हैं, माउंटेन्स के ऊपर चढ़े हैं। ठीक है, आगे देखें तो आगे इन्होंने यहाँ पे कहा माउंटेन्स में रहना, या माउंटेन्स के बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, तो कुछ वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। पॉजिटिव्स जैसे वहाँ पे प्योर एयर मिल जाती है, ब्यूटीफुल सीनरी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि हम देखें फ्लैश फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हो गया, है ना, एवलांचेस, हैवी स्नोफॉल, क्लाउड बर्स्ट, कोल्ड वेदर। तो यहाँ पे जैसे फ्लैश फ्लड की बात करें तो फ्लैश फ्लड क्या है कि लोकल फ्लड, सडन लोकल फ्लड, जो कि क्लाउड बर्स्ट से हुआ। तो क्लाउड बर्स्ट क्या है, सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म, है ना, बहुत ही अचानक से और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बारिश हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो क्लाउड बर्स्ट है। और क्लाउड बर्स्ट से लोकल फ्लडिंग हो जाए सडन, तो उसे हम कहेंगे कि ये फ्लैश फ्लड है। लैंडस्लाइड क्या है, अर्थ का मास या फिर अर्थ का रॉक जो है वो माउंटेन से सडन कोलैप्स हो जाए तो उसे हम कहेंगे वो लैंडस्लाइड है। एवलांचे क्या है कि स्नो, जो माउंटेन के ऊपर स्नो या फिर आइस या फिर रॉक जो है उसके ऊपर, उसका मेनली स्नो का अगर एकदम से वहाँ पे फॉल हो जाता है उस माउंटेन से जहाँ पे स्नो है, वहाँ से अगर उसका फॉल होता है, सडन फॉल होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एवलांचे है। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर माउंटेन्स टू बी सैक्रेड प्लेसेस। अब जो कम्युनिटीज़ है ना वो माउंटेन्स को सैक्रेड प्लेसेस भी मानती है, उसकी वर्शिप भी करती है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड का है, जिसकी जो हाइट है वो 8849 मीटर्स है, इसको तिब्बतन्स क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा, है ना। तिब्बतन्स इसे क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा, जिसका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड की मदर गॉडेस, एंड उसको वर्शिप करते हैं माउंटेन को एज सच। फिर नेपालीज जो है उनको, वो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माता, मतलब गॉडेस ऑफ द स्काई, स्काई की गॉडेस कहते हैं इनको। वैसे माउंट कैलाश जो तिब्बत में है वो भी सैक्रेड माना जाता है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। और बोम जो है वो तिब्बतन रिलीजन है एक, उसमें इसको सैक्रेड मानते हैं। वैसे ही अदर माउंटेन समिट जो होंगे वो अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी ऐसे ही उसको सैक्रेड माना जाएगा। तो यहाँ हमने माउंट एवरेस्ट और कैलाश की बात की। ठीक, अब हमारा माउंटेन लैंडफॉर्म खत्म होता है, हम आते हैं अपने प्लेट्यू वाले लैंडफॉर्म पे। प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू
landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface। मतलब क्या है कि यहाँ से, जैसे यहाँ पे इन्होंने इधर से तो ये हुआ, लेकिन ऊपर जाके फिर यहाँ पे ये फ्लैट हो गया। यहाँ सराउंडिंग से तो वो ऊंचा है ना, ये राइज कर रहा है, लेकिन फिर ऊपर जाके वो फ्लैट हो जा रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा फ्लैट होगा। ठीक, सम ऑफ इट साइड जो होंगी वो स्टीप स्लोप होगा। जब स्लोप होगा तभी तो दिखेगा ना कि वो वहाँ से ऊंचा है। तो कुछ साइड जो होंगी वो उसकी स्टीप स्लोप, मतलब वहाँ पे स्लोप होगा। माउंटेन्स के जैसे प्लेटू जो होते हैं वो भी यंग एंड ओल्ड होते हैं अर्थ की हिस्ट्री को देखते हुए। जैसे यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू जो लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड है। दक्कन प्लेटू हो गया। हाइट प्लेटू की जो होती है वो फ्यू हंड्रेड मीटर से लेके 7,000 मीटर तक की होती है। ठीक है, जो हाइट होती है प्लेटू की वो 700 मीटर से लेके फ्यू हंड्रेड मीटर से लेके 7,000 मीटर्स तक की होगी। जैसे आप तिब्बतन प्लेटू की बात करें तो तिब्बतन प्लेटू जो है उसकी एवरेज अल्टीट्यूड, एवरेज हाइट जो है वो 4500 मीटर है, और इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। जो तिब्बतन है, तिब्बतन प्लेटू है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ईस्ट से वेस्ट तक की ये 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये 2500 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट। हाइट इसकी 4500 मीटर तक की है। ठीक, दक्कन प्लेटू की बात करें तो सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो पड़ता है हमारा, ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड है, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। माउंटेन्स के जैसे जो प्लेटू होते हैं वो मिनरल डिपॉजिट्स में रिच होते हैं। इनको स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स कहते हैं। प्लेट्यूज आर स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे हमें मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। माइनिंग मेजर एक्टिविटी है, जैसे हमने वहाँ देखा था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो नहीं, हर्डिंग करते हैं, टूरिज्म करते हैं लोग, है ना। वैसे ही माउंटेन में, तो वैसे ही यहाँ पे जो प्लेट्यू है यहाँ पे लोग माइनिंग करते हैं। माइनिंग मेजर एक्टिविटी है, मिनरल को निकालना, मिनरल एक्सट्रैक्शन करना, उसे हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग यहाँ पे लोग करते हैं। वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइन यहाँ पे मिलती है। जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में हमें गोल्डन डायमंड माइन मिलती है। इंडिया में हम देखें तो आयरन, कोल एंड मैंगनीज के रिजर्व्स हमको मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, है ना। प्लेट्यू का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। मेनी प्लेट्यूज जो है वो रॉकी सॉइल रखते हैं, मतलब वो फर्टाइल नहीं होते हैं, तो कम फर्टाइल होते हैं दैन प्लेन, है ना। तो वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हो पाती अच्छे से, या फेवरेबल नहीं होते हैं वो फार्मिंग के लिए। लेकिन हम एक्सेप्शन देखें तो लावा प्लेट्यू एक एक्सेप्शन है। लावा प्लेट्यू जो होता है ना, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है, तो वॉल्केनो निकलता है तो उससे जो लावा निकलता है उससे जो प्लेट्यू बनता है ना, वो ब्लैक सॉइल में रिच होता है। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि ब्लैक सॉइल जो है ना कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, फिर प्लेट्यूज में देखें तो प्लेट्यूज से बहुत सारे वाटरफॉल्स निकलते हैं, जैसे कि विक्टोरिया फॉल हो गया, जाम्बेजी रिवर सदर्न अफ्रीका में जाम्बेजी रिवर पे बना है ये विक्टोरिया फॉल। ठीक, ये प्लेट्यू से निकला है। फिर हुंजरू फॉल हो गया, सुवर्णरेखा रिवर पर बना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकला है। फिर जोग फॉल हो गया, सरस्वती रिवर पर है, ये वेस्टर्न घाट्स में है। ये कुछ वाटरफॉल्स है। उसके अलावा नोकालिकाई फॉल जो कि 300 मीटर डाउन आया है फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू। मेघालय में जो ये चेरापूंजी, ये नोकालिकाई फॉल की ही का ही फोटो है, जो कि ये चेरापूंजी प्लेट्यू है, और यहाँ से ये नोकालिकाई फॉल निकला हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं, हमने प्लेट्यू भी खत्म कर लिया। अब हमारा सिर्फ लास्ट बचा है प्लेन्स। तो प्लेन्स की बात करते हैं। प्लेन्स क्या है? प्लेन्स वो लैंडफॉर्म्स है जो कि एक्सटेंसिव फ्लैट एंड जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस होता है। जेंटली अनड्यूलेटिंग का मतलब जैसे वेव लाइक या अनइवन टेक्सचर, जैसे कुछ ऐसा टाइप का जो होता है ना, वो अनड्यूलेटिंग सरफेस हो गया। एक अनइवन स्ट्रक्चर, अनइवन टेक्सचर है, लेकिन फ्लैट लैंड है। ठीक है, एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड है, तो उसे हम कहेंगे ये प्लेन है। यहाँ पे कोई हिल नहीं होगी, कोई डीप वैलीज नहीं होगी, है ना। इसकी जो हाइट होगी वो बस 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। सी लेवल का मतलब क्या होता है? एवरेज लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन, उसको हम कहते हैं सी लेवल। जो ओशन है उसकी जो एवरेज लेवल है ना, एवरेज लेवल ऑफ सरफेस, ओशन की सरफेस का जो एवरेज लेवल है उसे हम सी लेवल कहते हैं। ठीक, तो सी लेवल से 300 मीटर तक ही हो सकता है। जो 300 मीटर तक की है उसे हम कहेंगे वो है हमारा प्लेन, 300 मीटर से ऊपर नहीं होगा। फ्लड प्लेन्स क्या होंगे? फ्लड प्लेन्स एक टाइप का प्लेन ही है जो कि रिवर्स से बना हुआ है। रिवर्स जो कि माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट हो रही है ना, उनसे बना हुआ है। माउंटेन रेंजेस से जब वो ओरिजिनेट हो रही है तो वहाँ से जब वो आती है ना, तो वो बहुत सारे रॉक, सैंड एंड सिल्ट के पार्टिकल्स लेके आती हैं, जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, वो लेके आती हैं। और ये सेडिमेंट्स जो हैं वो प्लेन्स तक आते हैं और वहाँ रिवर डिपॉजिट
कर देता है उनको वहाँ पर, जिससे कि वो जो सॉइल हो जाती है ना वो फर्टाइल बन जाती है, और जो ये फ्लड प्लेन से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं और क्रॉपिंग के लिए, क्रॉप ग्रोइंग के लिए आइडल हो जाते हैं। ठीक, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन बन जाता है, क्योंकि फ्लड प्लेस पे बहुत ज़्यादा से सेडिमेंट्स है जो कि रिवर लेके आई हैं और वो उसको फर्टाइल बना देता है, जिससे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मेजर ऑक्यूपेशन बन जाता है। प्लेन सपोर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना को। आगे हम पढ़े उससे पहले यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज, रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस के नाम दिए हुए, जिसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम अपने इंडिया से शुरू करते हैं, तो इंडिया में उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारा हिमालयाज़, दिस वन इज़ ये हमारा हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ के ऊपर देखें तो तिब्बतन प्लेट्यू है। ठीक, यहाँ पे ये यांगज़ी रिवर है, इधर हमारी इंडस रिवर है। ठीक, ये भी, ये दोनों जो है हिमालयाज़ से ही निकली। यांगज़ी रिवर जो इंडिया आके ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। ठीक, और ये इंडस, और ये जो ग्रीन शेड यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन शेड ये पूरा, ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। फिर आते हैं ऊपर, तिब्बत के ऊपर तो यहाँ मंगोलियन प्लेट्यू पड़ता है। ये यूराल माउंटेन्स पड़ते हैं। यूराल माउंटेन्स जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, इसके सेपरेशन इसके बीच में, मतलब इसके राइट साइड में देखें तो एशिया है, इसके लेफ्ट साइड में देखें तो यूरोप है। यूराल, यहाँ पे हमें एल्प्स कहीं मिल जाते हैं क्योंकि यूरोप में है। जहाँ पे माउंट ब्लैंक है जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है, यहाँ हमें एटलस माउंटेन्स मिलते हैं। फिर यहाँ है तो यहाँ पे हमें ये नाइल रिवर है, और नाइल रिवर का पूरा फ्लड प्लेन है। ठीक, रिवर है तो वहाँ फ्लड प्लेन है। फिर यहाँ है तो ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया, हमारे पास ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया। एंड फिर यहीं हमें कहीं आसपास ही माउंट किलिमंजारो मिल जाती है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन है, पीक है। ठीक, फिर आते हैं हम यहाँ अपने अमेरिका में, तो ये हमें रॉकीज माउंटेन मिल जाता है। यहाँ अलास्का है ना, अलास्का है। फिर यहाँ पे मिसिसिपी रिवर है और उसका फ्लड प्लेन है। ठीक, यहाँ ये देखें तो ये एंडीज है ना, ये एंडीज माउंटेन्स है। ये अमेजोन रिवर से बना हुआ अमेजोन फ्लड प्लेन है। ठीक, और यहाँ पे हमें पैटागोनियन प्लेट्यू मिल जाता है। ठीक है, इसके ईस्ट में जो एंडीज है, इसके ईस्ट में पैटागोनियन प्लेट्यू मिल जाता है। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स हैं जो हमारे वर्ल्ड मैप में दिखते हैं। ठीक है, सॉरी आगे आते हैं। कहाँ तक थे हम लोग? हम लोगों ने किया था प्लेन्स के बारे में और ये कर लिया। ठीक, अब आते हैं कि लाइफ इन प्लेन्स में लाइफ। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप होती है अराउंड रिवर्स इन फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन के रिवर्स के आसपास यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप होगी। इन आर टाइम्स टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रहती है वो कहाँ रहती है? प्लेन पे रहती है, क्योंकि प्लेन में हमारे पास फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ भी है, कुछ भी वहाँ पे रहना थोड़ा ईजी होगा। कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है तो वो ईजिली हम वहाँ पे कर पाएंगे। अराउंड अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन जो है वो गंगा प्लेन में अकेली रहती है, जिसको हम गंगेटिक प्लेन कहते हैं, है ना। वहाँ पे 40 करोड़ लोग रहते हैं, जो 25%, जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है उसके 40% से भी ज़्यादा, सॉरी 25% से भी ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? गंगा प्लेन में रहते हैं। ठीक है, एज विद मेनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस रीजन, मतलब इस गंगा प्लेन में जो लोगों का ऑक्यूपेशन है वो क्या है? रिवर फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। फूड क्रॉप कौन कौन से यहाँ पे ग्रो होते हैं? तो राइस हो गया, वीट हो गया, मेज, बार्ले, मिलेट, ये सारे ग्रो होते हैं। फाइबर क्रॉप्स में देखें तो कॉटन, जूट, हेम्प हो गया जो ग्रो होता है गंगेटिक प्लेन में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो थी वहाँ यहाँ पर वो रेनफेड थी। रेनफेड का मतलब जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो रेनफेड है, मतलब वाटर्ड थ्रू रेनफॉल। जब बारिश होगी तब जो खेत है उन्हें पानी मिलेंगे, है ना, फील्ड को पानी मिलेगा। ऐसी रेनफॉल थी, ऐसी एग्रीकल्चर को कहते हैं कि रेनफेड था। लेकिन रिसेंट डिकेड्स में देखें तो एग्रीकल्चर इरिगेशन होने लग गया। एग्रीकल्चर में जो वाटर है वो फील्ड में आने लगा। नेटवर्क ऑफ कैनाल के थ्रू या फिर ग्राउंड वाटर के थ्रू यहाँ पे फील्ड्स में पानी आने लगे, इसको इरिगेशन कहते हैं। ठीक, वाइल इरिगेशन हैज़ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इरिगेशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया ग्राउंड वाटर। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन, जो कि चैलेंज है हमारे लिए। सम ऑफ अदर प्रॉब्लम्स क्या है गंगा प्लेन में? उसमें हाई पॉल्यूशन एंड पोल्यूशन आ जाता है। ठीक, तो एक तो चैलेंज ये है कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, दूसरा यहाँ पे high population and pollution. Whether in mountain ranges or plains, rivers around the world have carried immense cultural value.
मतलब ये क्या बोल रहा है कि चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो माउंटेन है, रिवर्स जो होती है ना, उनका कल्चरल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इन पर्टिकुलर मेनी कम्युनिटीज़ हैव कंसीडर्ड रिवर सोर्स या उनके कॉन्फ्लुएंस को, उसको सैक्रेड कहते हैं। ये इंडिया में देखें तो बहुत सारे फेस्टिवल, सेरेमनीज, रिचुअल्स जो होते हैं वो इन लोकेशंस पर होते हैं। ठीक है, बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल फ्लो, रिवर नेविगेशन जो होता है वो यहाँ ईजी हो जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट देता है। अर्लियर डेज में देखें तो लोग रिवर्स को यूज़ करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए। इवन टुडे भी लोग ना, देयर आर स्ट्रेच अराउंड द गंगा वेयर पीपल प्रेफर टू यूज़ बोट टू मूव अराउंड। गंगा के आसपास का जो गंगा के आसपास के जो लोग हैं ना, बहुत सारे जगह पे वो बोट को प्रेफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक, आगे हम देखें तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा। इस चैप्टर में हमने देखा वी एक्सप्लोर द थ्री मेन लैंड फॉर्म्स बट इट्स सरफेस वो इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट ऑफन डिफाइंड अ फ्यू मोर लैंड फॉर्म, जिसमें से एक आता है डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? ये लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंस है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। फ्लोरा एंड फौना, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, है ना, बहुत कम होती है। फ्लोरा एंड फौना भी यहाँ का यूनिक है। डेजर्ट्स में देखिए कुछ डेजर्ट्स हॉट होते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका का हो गया, थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हो गया। कुछ डेजर्ट्स कोल्ड होते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट हो गया एशिया में, ये कोल्ड होगा। सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो डिस्क्राइब अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ना, उसको भी कहते हैं कि ये डेजर्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को भी डेजर्ट्स कहते हैं। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस ह्यूमंस हैव अडाप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट। इंडिया में देखिए तो कम्युनिटी जो थार डेजर्ट में रहती है या फिर माइग्रेट करके आई, माइग्रेटिंग थ्रू इट, होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशंस सच एज फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स रिलेटेड टू डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में जो लोग रहते हैं या जो इसके थ्रू माइग्रेट करते हैं, उनका कल्चरल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा, मतलब रिच कल्चरल ट्रेडिशन होल्ड करके रखते हैं। फोक सॉन्ग्स वगैरह, लेजेंड्स वगैरह ये गाते हैं। ठीक, डाइवर्स वेज इन विच ह्यूमन हैव मेड ऑल लैंड फॉर्म्स देयर होम इज अ testimony to our adaptability and resilience. The diverse ways in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience. ठीक है, यहाँ पे 5 तिनाइज दिए हुए हैं तमिल संगम के। तमिल संगम पोट्री में 5 तिनाइज थे, 5 लैंडस्केप से रिलेटेड थे ये 5 तिनाइज, है ना, जिसके कुछ स्पेसिफिक डिटीज थे, लाइफस्टाइल था, मोड था, इमोशन था उनका अपना स्पेसिफिक। यहाँ पे देखें जैसे कुरिंजी, कुरिंजी पहला तिनाई था जो कि माउंटेनियस रीजन को ये कुरिंजी कहते थे। यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन देखें तो हंटिंग एंड गैदरिंग था। दूसरा था मुल्लई, जिसको कि ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट वाला एरिया जो था वो तमिल संगम में उसको मुल्लई कहते थे, यहाँ पे कैटल रेयरिंग होता था। फिर मरुदम आ गया। मरुदम ये एग्रीकल्चरल, जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन था उसको ये मरुदम कहते थे, फार्मिंग यहाँ पे होती थी। नेदाल, नेदाल कोस्टल रीजन को कहते थे, यहाँ फिशिंग एंड सी फेयरिंग होती थी। पलई, पलई एरिड डेजर्ट लाइक जो रीजन था उसको ये पलई कहते थे, जहाँ पे जर्नी मतलब ये जर्नी हो गया, जर्नी करते थे लोग, फाइटिंग करते थे, ये यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन था इन लैंड फॉर्म्स का। तो यहाँ पे ये जो तमिल संगम पोर्टल था, तमिल संगम पोर्टल था, वहाँ पे हमको ये 5 तिनाइज मिलते हैं जो लैंड फॉर्म्स ही हैं, है ना। आगे हम देखें कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे चैप्टर मेरा खत्म होता है, देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं। तो लैंड फॉर्म्स पढ़े, जो 3 मेन टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। दे हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल लिव्स एंड एक्टिविटीज have been much impacted by द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दे हैव लिव्ड इन। मतलब जैसे जिस लैंडफॉर्म में वो जिस टाइप के लैंडफॉर्म में रहते हैं उससे उनकी लाइफ एंड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होती है। दीज लैंडफॉर्म्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। इंडियन कल्चर में देखें तो हम डाइवर्स वेज से इसको सेलिब्रेट करते हैं। ईच लैंडफॉर्म ऑफर डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। हर तरीके का लैंडफॉर्म अपने तरीके के चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफर करता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 6 सोशल साइंस की न्यू एनसीईआरटी का। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।